हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड के सेमेस्टर थर्ड से पोइम नंबर 7 यानी कि 7th चैप्टर जो हमारा होगा उसको आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी 7th पोइम है माई लास्ट डचेस, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग है जो बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं विक्टोरियन एज के। तो आपको ये याद रखना है रॉबर्ट ब्राउनिंग किस एज के पोइट थे, वो थे विक्टोरियन एज के। अब विक्टोरियन एज महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी जो इंग्लैंड के, उनके नाम से है ये विक्टोरियन एज, जिन्होंने राज सिंहासन को संभाला था 1837 में और इनकी डेथ हुई थी क्वीन विक्टोरिया की। क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी 1901 में इनकी डेथ हुई थी और इसके साथ ही विक्टोरियन एज खत्म हो गई थी। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग इस एज के थे, तो इनका वर्थ देखे तो वो कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1889 में। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के फेमस पोइट थे और इनका बर्थ हुआ था 1812 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1889 में। विक्टोरियन एज की बात करें तो क्वीन विक्टोरिया राज सिंहासन पर बैठी थी 1837 में और इनकी डेथ हुई थी 1901 में, यानी कि 1901 में इनकी डेथ हुई थी। और इसी एज में रॉबर्ट ब्राउनिंग एक फेमस पोइट हुए थे। अब देखिए जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इन्होंने अपने लाइफ टाइम के दौरान बहुत से ड्रामेटिक मोनोलॉग राइट किए जो कि बहुत फेमस रहे और उन्हीं ड्रामेटिक मोनोलॉग में से एक है माई लास्ट डचेस। अब देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो आपसे जब इस पोइम के अंदर की डिवाइस पूछी जाएगी कौन सी यूज हुई है तो वो कौन सी रहेगी, आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा किस टाइप की डिवाइस यूज की गई है, तो वो की गई है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिंगल स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर यानी कि एक वक्ता होता है जो अपनी बातें बोलता रहता है, और दूसरा कौन सा होता है, एक साइलेंट लिसनर होता है जो कि खामोशी से सब कुछ सुनता रहता है पर वो बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करता, ना ही वो कोई रिप्लाई करता है किसी क्वेश्चन का। वो मूक होकर बिल्कुल खामोश होकर सारी बातें आराम से सुनता रहता है। तो एक सिंगल स्पीकर होगा यानी बोलने वाला होगा जो पूरी स्टोरी को बयान करेगा, और जो सुनने वाला होगा वो साइलेंट लिसनर रहेगा और वो बिल्कुल भी कोई यहाँ पर क्वेरी नहीं करेगा। तो इसे हम बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब कोई भी स्टैंजा देकर आपसे पूछा जाए कौन सी डिवाइस है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर लिखना ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब देखिए स्टार्ट करते हैं पोइम। माई लास्ट डचेस है जो, यहाँ पर देखिए एक ड्यूक है। ड्यूक क्या होता है, एक किंग ही होता है ये, जो कहाँ का है, ड्यूक ऑफ फरारा। तो ये कौन है, ड्यूक ऑफ फरारा, ये आपको याद रखना है। और जो इसकी क्वीन है यानी जो डचेस है उसको इस ड्यूक ऑफ फरारा ने मार दिया है। अब वो क्यों मार दिया है, उसका रीजन क्या है, वो हम इस पोइम में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोइम को। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक स्पीकर होता है, तो स्पीकर कौन है इस पोइम के अंदर, वो है खुद ड्यूक। खुद कौन है, वो ड्यूक है जिसने अपनी डचेस को मार दिया है। उसके बाद देखिए ये हमारा स्पीकर हुआ। अब जो लिसनर है वो कौन है, तो देखिए इस ड्यूक के पैलेस में, इसके महल में कौन आता है, एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर जिसे हम एनवॉय भी कहते हैं, एनवॉय या फिर मैसेंजर कह सकते हो आप इसको। तो एक मैसेंजर आता है। अब ये किस लिए आता है, वो आया है ड्यूक की मैरिज के लिए प्रपोजल लेकर। तो मैरिज प्रपोजल लेकर आया है वो ड्यूक की मैरिज का, क्योंकि ड्यूक अब क्या है, विडोअर है ये, क्योंकि इसकी वाइफ मर चुकी है, ये क्या हो चुका है, विधुर हो चुका है। और इसकी शादी के लिए अब एक मैसेंजर आया है, एक पड़ोसी राज्य है जिसमें से एक मैसेंजर आया है, वो ड्यूक की मैरिज का प्रपोजल लेकर आया है जो कि एक काउंट की
बेटी है उसके साथ शादी करने के लिए। अब जब ये मैसेंजर आता है तो ड्यूक इसको एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, दैट्स माई लास्ट डचेस, अपनी लास्ट डचेस की पेंटेड ऑन द वॉल। पेंटेड मीन उसका जो पोर्ट्रेट है, पेंटेड मीन क्या होगा, पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट है किसका, इसकी डचेस का, यानी इस महारानी का जो पोर्ट्रेट है उसके बारे में किसको सुना रहा है, इस मैसेंजर को वो सुना रहा है। और क्या कहता है कि ये मेरी लास्ट डचेस है जिसकी तस्वीर पेंटेड ऑन द वॉल, जिसकी तस्वीर कहाँ पर लगी है, वॉल पर, दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी हुई है, ये मेरी लास्ट डचेस है, मेरी लास्ट क्वीन है, लास्ट वाइफ है मेरी। तो इसके बारे में बताता है। लास्ट क्यों है, क्योंकि अब ये मर चुकी है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और इसका पोर्ट्रेट जो इसकी तस्वीर है ऐसे दिखती है मानो वो जीती जागती हो, यानी कि उसकी तस्वीर को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि डचेस जिंदा हो गई हो, बिल्कुल रियलिटी दिखाई देती है, बिल्कुल सजीव वो दिखाई देती है, बिल्कुल लाइवली दिखाई देती है वो तस्वीर देखने में, जैसे कि डचेस खुद यहाँ पर आकर खड़ी हो। तो यहाँ पर ड्यूक यही वर्णन करता है कि ये उसकी डचेस की तस्वीर है और वो देखने में ऐसे लगती है तस्वीर जैसे कि खुद जीती जागती यहाँ पर उसकी डचेस खड़ी हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, और पोइट इसको क्या कहता है, वंडर कहता है कि ये तस्वीर क्या है, बिल्कुल हैरान कर देने वाली है, मेरे लिए सरप्राइजिंग है ये। नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड वीजली अ डे। अब पोइट बताता है किसने ये तस्वीर बनाई है, तो ये तस्वीर किसने बनाई है, तो वो बनाई है फ्रा पेंडोल्फ ने। फ्रा पेंडोल्फ क्या था, एक तपस्वी था, एक साधु जैसा करैक्टर था वो। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। इसलिए इस ड्यूक ने, क्योंकि ड्यूक कैसा है, एक शक्की किस्म का, एक डाउट करने वाला, हमेशा अपनी वाइफ के ऊपर डोमिनेंस रखने वाला राजा था ये। तो ऐसा राजा था ये जो अपनी वाइफ पर शक करता था। देखिए बात करें तो इसकी वाइफ की, इस डचेस की, ये बहुत ही पोलाइट नेचर की थी और हमेशा ही उसके फेस पर स्माइल रहती थी, हर किसी से वो सेम बिहेव करती थी। वो कभी ये नहीं देखती थी कि कौन राजा है या फिर कौन सर्वेंट है, तो हर किसी से वो सेम बिहेव करती थी। तो इसी उसके एटीट्यूड से जो ये ड्यूक है परेशान था, क्योंकि वो हर किसी से बहुत ही अच्छे से बिहेव करती थी और इस कारण से ये उस पर शक करता था। और इस ड्यूक ने क्या किया, एक दिन अपनी वाइफ को मार दिया था। अब देखिए क्या हुआ, उसने एक ऐसे पेंटर को यहाँ पर बुलाया जिसको औरतों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, तो इसलिए ये फ्रा पेंडोल्फ है, उसको इसने पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया। तो फ्रा पेंडोल्फ ने क्या बनाई है, ये तस्वीर बनाई है। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजली अ डे, और उसके हाथों ने क्या किया है, वर्कड मीन काम किया, बिजली मीन बिल्कुल व्यस्त रहे उसके हैंड्स, अ डे पूरे एक दिन, यानी कि ये तस्वीर फ्रा पेंडोल्फ ने एक ही दिन के अंदर बना दी थी। और बिल्कुल देखने में कैसे है, ये वंडर है, सरप्राइजिंग है बिल्कुल। एंड देयर शी स्टैंड्स, अब पोइट कहता है कि देखिए जो ये मेरी डचेस है कहाँ पर खड़ी है, ये देयर शी स्टैंड्स, विल्ट प्लीज यू सीट एंड लुक एट हर, तुम बैठ जाओ। तो पोइट क्या कहता है यहाँ पर, तुम बैठ जाओ और इसे बैठकर आराम से देखो इस तस्वीर को कि जो ये डचेस है कैसे खड़ी है। अब देखिए खड़ी वर्ड यूज किया है, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो डचेस है उसका ये पूरा पोर्ट्रेट है, उसके सिर्फ फेस की बात नहीं है, ये उसका पूरा पोर्ट्रेट है, फुल बॉडी उसकी दिखाई गई है इस तस्वीर में। और अब ड्यूक क्या कहता है इस मैसेंजर को कि तुम बैठ जाओ और आराम से इसे देखो बैठकर। आई सैड, अब ड्यूक बताता है, आई सैड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड। अब ड्यूक क्या कहता है कि मैंने तुम्हें उसका नाम बताया फ्रा पेंडोल्फ का, क्योंकि मैं तुम्हें बताना उचित समझता हूं कि ये तस्वीर किसने बनाई है, ये एक तपस्वी इंसान ने बनाई है जिसकी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आई सैड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, कि उसने इसे डिजाइन किया है, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। अब देखिए ड्यूक कहता है फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, कि तुम जैसे स्ट्रेंजर्स यानी कि कोई भी मैसेंजर या कोई भी अजनबी यहाँ पर आकर इस पिक्चर को वैसे देख नहीं सकता है। पिक्चर्ड काउंटेनेंस यानी कि कोई भी इस पिक्चर में इस डचेस के मुख को, उसके
चेहरे को नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि जो ये ड्यूक है उसने इस तस्वीर को कहाँ पर लगाया है? वो लगाया है अपनी प्राइवेट गैलरी में। प्राइवेट गैलरी में लगाया है, यानी कि ड्यूक है इसकी प्राइवेट गैलरी है जिसमें इसने कई तस्वीरें लगाई है और उनमें से एक जो उसकी बेस्ट तस्वीर है, बेस्ट पोर्ट्रेट है, वो कौन सा है? वो है इस डचेस का। तो यहाँ पर अब ड्यूक क्या बताता है कि तुम जैसे स्ट्रेंजर्स इसको नहीं देख सकते हो, ये सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकता हूँ क्योंकि ये मेरी प्राइवेट गैलरी में मैंने लगाई है और कोई भी इसके मुख को, इस डचेस के चेहरे को ऐसे नहीं देख सकता। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। अब देखिए ड्यूक क्या कहता है, द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, कि जो ये तस्वीर है, जो डचेस है इस तस्वीर के अंदर, उसके चेहरे पर इतनी डेप्थ है, इतना पैशन है, यानी कि डचेस के चेहरे पर इतनी गहराई से पैशन दिखाया गया है इस तस्वीर में, इतनी अच्छी तरह से ये बनाई गई है। ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, कि तुम इसकी ईमानदारी को, यानी कि जो ये डचेस है इसके फेस को एक ही नज़र में इस तस्वीर की गहराई दिल को छू जाती है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, पर इस तस्वीर को मेरे अलावा कोई नहीं दिखा सकता। अब ये क्या कहा गया है ड्यूक के द्वारा? सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्राउन फॉर यू बट आई। अब देखिए इस तस्वीर को मेरे अलावा कोई नहीं दिखा सकता, ये ड्यूक ने क्यों कहा? क्योंकि इस पर जो कर्टेन है, इस तस्वीर पर एक पर्दा लगा हुआ है जिसको ड्यूक के अलावा कोई भी नहीं हटा सकता है इस पर्दे को। बट आई मीन्स यहाँ पर है कि मेरे अलावा, ड्यूक यहाँ पर क्या कहता है कि मेरे अलावा कोई भी इस पर्दे को नहीं हटा सकता जो इस तस्वीर पर लगा हुआ है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट। और देखिए यहाँ पर ड्यूक एक घमंड भरी अवस्था में क्या कहता है? एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और तुम जैसे लोग, यानी कि कोई भी स्ट्रेंजर आकर इतना कहने का डेयर, डस्ट मीन यहाँ पर क्या होगा? डेयर, कि कोई भी स्ट्रेंजर आकर यहाँ पर इतना डेयर नहीं कर सकता कि वो मुझसे ये कहे कि इस तस्वीर को खोल कर दिखा दीजिए, इस पर्दे को हटा कर दिखा दीजिए। तो ऐसा कोई अजनबी प्रयास नहीं कर सकता मेरे सामने। इस तस्वीर को कोई खोल सकता है, इसका पर्दा हटा सकता है, कर्टेन को हटा सकता है, वो सिर्फ मैं कर सकता हूं। अब देखिए ड्यूक कहता है, हाउ सच ए ग्लांस केम हियर, सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। अब ड्यूक उस मैसेंजर को कहता है, हाउ सच ए ग्लैंस केम हियर, कि कैसे ये ग्लैंस यहाँ पर आया, यानी कि जो तस्वीर है उसमें इतनी सुंदरता कैसे आई, इतनी सुंदर तस्वीर डचेस की ये कैसे बनी, कैसे इतनी डेप्थ में जाकर इसमें पैशन भरा हुआ है। सो नोट द फर्स्ट, और ऐसा पूछने वाले तुम पहले नहीं होंगे जिसने ये चीजें पूछी होगी। आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि ये ग्लैंस कहाँ से आया, इतनी सुंदरता इस तस्वीर में कहाँ से आई। अब थर्ड देखिए, सर ट्वास नोट। अब फिर ड्यूक कहता है कि सर ट्वास नोट, कि तुम नहीं पूछोगे, क्योंकि किसी का इतना साहस नहीं है कि किसी ने आज तक मुझसे ये आकर पूछा हो। हर हजबैंड्स प्रेजेंस ओनली। अब देखिए क्या कहता है ड्यूक कि इतना ग्लैंस, इतनी सुंदरता, इतनी चमक उसके चेहरे पर कैसे आई, ये सिर्फ उसके हस्बैंड के प्रेजेंस में आई होगी, यानी कि मुझे देखकर, यानी जो डचेस है उसके चेहरे पर इतनी ग्लैंस, इतनी लालिमा, इतनी सुंदरता कैसे आई, वो अपने हस्बैंड यानी मुझे देखकर आई होगी। कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चिक, कि इतनी खुशी डचेस की चिक पर, उसके गालों पर लालीपन कहाँ से आया, वो अपने हस्बैंड को देखकर ही आया। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से, और शायद ये भी हो सकता है कि जो फ्रा पेंडोल्फ है यानी जो पेंटर था उसने कोई कमेंट किया हो। चांस्ड मीन यहाँ पर उसे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो। चांस्ड मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि शायद फ्रा पेंडोल्फ ने उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो या उससे कहा हो, हर मेंटल लैप्स
ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि जो उनका मेंटल मीन्स क्या होता है, वो होता है कोई भी ब्लैंकेट वगैरह, कोई सोल वगैरह होती है, कि तुम्हारी सोल है जो तुम्हारी गोद से होकर फिसल कर कहाँ पर है, ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि वो तुम्हारी कलाई पर आ गई है फिसल कर, और उसे आप ऊपर कर लीजिए, कलाई पर से अपनी सोल को आप ऊपर कर लीजिए। और इतना सुनकर ही शायद डचेस के गालों पर लाली आ गई हो। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, और जो ये पेंट है शायद वो इस फेंट को रिप्रोड्यूस या रिक्रिएट नहीं कर सकता, यानी कि फ्राप एंड डोल्फ है जो उसका पेंट भी शायद ऐसी लालिमा ना ला पाया हो, यानी कि पेंट है जो पेंट से ये लालिमा नहीं दिखाई गई है, वो मेरी डचेस के फेस पर ऑटोमेटिकली आ गई थी, या तो मुझे देखकर आई या फिर जो कॉम्प्लीमेंट इस पेंटर ने इसको दिया होगा उसको देखकर ही इसके फेस पर लालिमा आ गई। तो यहाँ कमेंट करता है ड्यूक कि उसकी डचेस है, किसी भी छोटी छोटी बात पर वो क्या हो जाती थी, बिल्कुल खुश हो जाती थी। तो ये सब कहता है यहाँ पर ड्यूक। हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, और देखिए उसके जो थ्रोट पर, उसके गले पर जो हाफ फ्लश थी, यानी कि एक चमक थी, वो भी क्यों आई होगी, सारी की सारी वो कोई पेंट नहीं किया गया था, बल्कि ये उसकी नेचुरल ब्यूटी थी, बल्कि ये उसकी नेचुरल ब्यूटी थी जो कुछ कॉम्प्लीमेंट लेकर ही आ गई थी। ड्यूक कहना चाहता है कि वो किसी की भी बात पर खुश हो जाती थी और उसका चेहरा लाल हो जाता था। सच स्टफ बोस कोट सी, और ऐसी ऐसी तुच्छ बातें, छोटी छोटी बातें, स्टफ मीन्स क्या होगा यहाँ, छोटी छोटी बातें जिनका कोई मोल ही नहीं है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर ही वो क्या सोच लेती थी कि शायद उसकी बहुत ज़्यादा कोई तारीफ कर रहा है, कोर्ट से समझ लेती थी, वो फंस जाती थी उन बातों में। सी थॉट एंड कोज इनफ, और यही कारण था कि उसकी सोच थी जो, यानी जो डचेस थी छोटी छोटी बातों पर ही लोगों की खुश हो जाती थी, उसके इस सोच ने ही ये रीजन बना दिया था, यही इसका कारण था फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, कि वो हमेशा खुश रहा करती थी, हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान हुआ करती थी, हर वक्त उसका चेहरा लाल हुआ करता था खुशी से, कि जब लोग उसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे देते थे। अब देखिए फोर्थ स्टैंजे में क्या कहता है ड्यूक, शी हैड अ हार्ट, कि उसके पास ऐसा दिल था, हाउ शैल आई से, कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, टू सून मेड ग्लैड, कि वो बहुत जल्दी ग्लैड हो जाती थी, बहुत जल्दी ही खुश हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पर उसे खुशी महसूस होती थी और वो मुस्कुराने लगती थी। तो इन बातों पर ये ड्यूक उससे नाराज रहता था। टू ईजिली इम्प्रेस्ड, और बिल्कुल आसानी से ही उसे कोई भी इम्प्रेस कर लेता था। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, और देखिए कुछ भी उसे दिखाई दे, एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, हर चीज को वो देखती थी, उसे वो पसंद कर लेती थी, यानी कोई भी चीज हो उसे देखते ही वो उसे पसंद कर लेती थी, और वो उसे देखती जरूर थी, चाहे छोटी ही चीज क्यों ना हो वो। सर ट्वास ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, अब ड्यूक कहता है सर ट्वास ऑल वन मीन्स कि उसके लिए हर चीज क्या थी, समान थी, यानी कि हर चीज उसके लिए एक जैसी थी, चाहे वो छोटे गिफ्ट हो या बड़ी गिफ्ट हो, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, सब कुछ उसके लिए एक जैसा ही था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी भी बड़ी छोटी बात से। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, चाहे वो मेरे द्वारा दिया गया ब्रेस्ट पर, उसके यानी उसकी चेस्ट पर जो उसके गले में एक फेवर होता था, मेरा फेवर मीन उसके द्वारा दिया गया कोई भी नेकलेस हो, कोई हार हो, चाहे तो वो मेरे द्वारा दिया गया हार जो उसके ब्रेस्ट पर होता था उससे, या फिर द ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, चाहे क्या हो रहा हो यहाँ पर, कोई ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वेस्ट मीन्स क्या होगा यहाँ पर, जब सूरज कहाँ पर छिपता है, सूर्य पश्चिम में जाकर छिपता है, डे लाइट जब ड्रॉप हो रही होती है, यानी कि जब डे लाइट खत्म हो रही होती है, यानी सूर्य अस्त हो रहा होता है पश्चिम में, वो भी बात उसके लिए खुशी की होती थी, उसे सूर्य के उदय होने का या अस्त होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, हर चीज पे वो खुश रहती थी, और उसको मेरे द्वारा दी गई इतनी बड़ी गिफ्ट्स भी छोटी लगती थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था गिफ्ट छोटी है या बड़ी है। द वाव
ऑफ चेरिज सम ऑफिशियस फूल, कोई भी मूर्ख आकर अगर उसे कोई टहनी तोड़ कर दे देता, बाउ मीन क्या होगा यहाँ पर, कोई ब्रांच चेरीज की, तो कोई भी उसे चेरी लगी हुई एक पूरी टहनी भी तोड़ कर दे देता, चेरी की जगह उसको कोई टहनी भी तोड़ कर दे देता चेरीज की, कोई भी मूर्ख आकर, तो भी वो क्या करती थी, ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, जब कोई भी बाग से यानी कि फलों के बाग से लाकर एक टहनी भी चेरीज की उसको दे देता था तोड़कर कोई मूर्ख आकर, तो भी वो खुश हो जाती थी। द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस, और चाहे उसे खच्चर पर बिठा दिया जाए, वाइट म्यूल पर यानी कि सफेद रंग के खच्चर पर उसे बिठाकर पूरे टेरेस पर घुमा दिया जाए, उससे भी वो खुश रहती थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो घोड़े पर बैठी है या खच्चर पर बैठी है। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लस एट लीस्ट, और चाहे कोई भी बात हो, ऑल एंड ईच हर कोई, चाहे कोई बड़ी बात या फिर कोई ईच छोटी सी बात हो, वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक उसके लिए सब कुछ सेम होता था, द अप्रूविंग स्पीच और वो हर स्पीच में ही खुशी पा लेती थी, छोटी छोटी बातों में ही उसे खुशी होती थी, और ब्लस, और इसको देखकर ही शायद ये उसके चेहरे पर ब्लस आई होगी, यानी छोटी छोटी बातों पर ही उसके चेहरे पर लाली आ जाती थी, और ये कहने के लिए एट लीस्ट मीन्स होगा छोटी छोटी बातें ही, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें ही उसे क्या देती थी, खुश कर देती थी, उसे अच्छाई बुराई में फर्क नहीं पता था, वो बिल्कुल पोलाइट रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तो ये हुए हमारे 5 स्टैंजाज माई लास्ट डचेस से, और नेक्स्ट 5 स्टैंजाज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।